हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी बाय 24/7। दिस इज अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग सा चैप्टर जिसका नाम है कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। ये चैप्टर इंटरेस्टिंग होने के साथ साथ इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव भी और आपके सब्जेक्टिव भी, जो आपके दोनों एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी के लिए, दोनों में काम आने वाले हैं। कौन कौन से टॉपिक्स पर आपको ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से इसमें क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें भी मैं चैप्टर्स के दौरान आपको बताती रहूंगी। लेकिन इसके लिए वीडियो का आपको लास्ट तक जरूर देखना है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कॉलोनिज्म एंड द कंट्री साइड। तो सबसे पहले हम इस कंसेप्ट को समझते हैं कि ये कॉलोनिज्म क्या होता है और ये कंट्री साइड से क्यों लगाया गया है। तो कॉलोनिज्म का मतलब होता है बच्चा कि जब एक पावरफुल कंट्री किसी पुअर कंट्री के ऊपर रूल करने लगती है, मतलब अपना रूल स्टैब्लिश कर देती है, ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, कॉलोनिज्म। जैसे कि ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया के अंदर ट्रेड करने के लिए, फिर धीरे धीरे उन्होंने पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में ले ली और इंडिया पर रूल करने लगे, तो उन्होंने इंडिया को अपनी कॉलोनी बना लिया। कॉलोनी का मतलब होता है कि ब्रिटेन ना अपने जो भी उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग होती थी तो उसके लिए जो है वो सोर्सेज ढूंढ रहा था, मतलब कहाँ पर जाकर वो अपनी एक कॉलोनी बना सकता है जहां से उसको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो। तो वो ट्रेडिंग के पर्पज से आए थे, तो उन्होंने इंडिया पर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहीं से जो है वो कॉलोनाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि इंडिया के अंदर ये कॉलोनिज्म स्टार्ट हो जाता है जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्टार्ट किया था। अब कंट्री साइड की बात करते हैं। कंट्री साइड का मतलब होता है रूरल एरियाज। ठीक है, तो किस तरह से ये जो कॉलोनिज्म होता है ये कंट्री साइड के ऊपर सबसे पहले जो है आकर स्टैब्लिश होता है और किस तरीके से वहां के लोगों को एक्सप्लॉइट करता है। अब हम बात करते हैं उन लोगों की जो हम इस पूरे चैप्टर के दौरान हम समझने वाले हैं कि किन किन कैरेक्टर्स के बारे में जो है वो बताया जा रहा है इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सो जैसे एक मूवी होती है ना, तो मूवी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, हीरो हीरोइन होती है, फिर उनके मम्मी पापा होते हैं, विलियंस होते हैं, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स होते हैं। तो वही सारी चीजें हम इस चैप्टर के अंदर भी पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, सो कैरेक्टर्स यहाँ पर क्या बात करेंगे, राजास की बात करेंगे जो गांव का हेड होगा, मुखिया होगा, है ना, और क्या करेंगे, तालुकदार होगा जो मीडिएटर होगा, यानी कि राजा और पीजेंट्स के बीच में जो मीडिएटर का काम करेगा, जिनको जमींदार भी कहा जाता है। इसके अलावा हम बात करेंगे किसकी, जोतेदास की, ये भी रिच पीजेंट्स का एक ग्रुप होता था, और रियॉट्स की यानी कि किसानों की, और हम क्या करेंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स की। तो बेसिकली हम इन कैरेक्टर्स के ऊपर इन पूरे चैप्टर्स में, इस पूरे चैप्टर में हम समझने वाले हैं। ठीक है, सो अब बंगाल एंड द जमींदार। कॉलोनियल रूल मीन, अब यहां पर कॉलोनियल रूल की बात करते हैं। क्या होता है कॉलोनियल रूल? इट मींस दोज हु लिव इन द कंट्री साइड। ठीक है, सो कॉलोनियल रूल मीन, कॉलोनियल रूल का मतलब क्या होता है कि जो लोग कंट्री साइड में यानी कि रूरल एरियाज में रहते हैं, वी विल मेट द जमींदार ऑफ द बंगाल टू ट्रेवल टू द राजमहल हिल्स वेयर द पहाड़ियाज एंड द सांथा लिव्ड एंड देन मूव वेस्ट टू द डेक्कन। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो लोग गांव के अंदर रहते थे, मतलब बंगाल में भी तो ये है कि बंगाल में सारी जगह सिटी थोड़ी ना है, बंगाल के अंदर भी बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे, विलेज एरियाज होंगे, रूरल एरियाज होंगे, खास करके जो राजमहल हिल्स के आसपास में रहते हैं। तो जो लोग वहां पर रहते हैं तो उन्होंने जो है कुछ लोगों ने आकर के उनको डोमिनेट कर लिया है ना, उन पर रूल स्टैब्लिश कर लिया, तो खास करके कहां पर, बंगाल के अंदर। ठीक है, सो यहां पर हम देखेंगे कि यू विल मीट द जमींदार ऑफ द बंगाल। तो हम इस चैप्टर के अंदर बंगाल के जमींदार से मिलेंगे। ट्रेवल टू द राजमहल हिल्स वेयर द, तो उसके अलावा हम राजमहल हिल्स पर भी ट्रेवल करेंगे। देखो, ट्रेवल की करने की बात यह है, हम घर बैठे ही ट्रेवल करेंगे। ठीक है, वहां के लोगों को जानेंगे, वहां के लोग किस तरह के ऑक्यूपेशन करते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज करते हैं फॉरेस्ट में रह करके, वो भी जानेंगे। तो पहले ये लोग गांव के अंदर रहा करते थे, बंगाल के गांव के अंदर रहा करते, लेकिन ये लोग वहां से निकलने पर मजबूर हो गए क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। ठीक है, राजमहल हिल्स पर जाकर रहने लगे। सो वहां पर कौन रहेंगे, पहाड़ियाज और सांथान वहां पर रहने लग जाते हैं। एंड देन मूव टू द वेस्ट टू द डेक्कन, और फिर ये वेस्ट डेक्कन की तरफ क्या करने लग जाते हैं, मूव करने लग जाते हैं। ठीक है, सो द वे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश इट्स राज द कंट्री साइड। तो सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के अंदर अपना रूल स्टैब्लिश किया। ठीक है, आपको 1757 का प्लासी का बैटल याद होगा, है ना, जिसमें क्या करते हैं, सिराजुद्दौला जो बंगाल का नवाब था, है ना, जो सिराजुद्दौला 1757 के अंदर क्या हुआ था, प्लासी का बैटल हुआ था। क्या हुआ था बच्चे, प्लासी का बैटल हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी, राइट, बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, सो 1757 के अंदर बैटल ऑफ प्लासी हुआ था। तो इसमें एक तरफ सिराजुद्दौला था, एक तरफ कौन था, सिराजुद्दौला। ठीक है, एक तरफ कौन था, सिराजुद्दौला, और दूसरी तरफ कौन थे, रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी थी। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, तो ये रॉबर्ट क्लाइव की आर्मी थी। इसमें जो है रॉबर्ट क्लाइव, इसके एक जो बहुत ही वेल विशर थे, जिस पर ये बहुत विश्वास करते थे, सिराजुद्दौला, जिनका नाम था मीर जफर, है ना।
तो बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, तो उन्होंने क्या किया, इस पर जो है वो पूरी तरीके से सीक्रेट्स बताते रहे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी के रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को क्या किया था, लालच दिया था काफ़ी सारा, है ना, कि तुम्हें जो है मैं वहाँ का बंगाल का नवाब बना दूंगा, बस तुम्हें सारे सीक्रेट्स हमको बताते रहने हैं कि किस तरीके से सिराजुद्दौला का आगे का प्लान क्या है और वो हमारे खिलाफ क्या प्लान कर रहा है। तो वो सारे सीक्रेट्स बताते रहे और नतीजा ये निकला कि सिराजुद्दौला जो है प्लासी के बैटल में डिफीट हो जाते हैं और ये विन कर जाते हैं। और ये कंडीशन भी ये रखी गई थी कि जो इस बैटल में विन कर जाएगा वही बंगाल पर रूल करेगा। ठीक है, अब ये विन कर गए तो इन्होंने बंगाल में अपनी रूलिंग स्टैब्लिश कर ली। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, तो फिर ये क्या क्या करते हैं कि बंगाल में जब इनकी अपनी रूलिंग स्टैब्लिश हो जाती है, देन उसके बाद इन्होंने वहाँ पर बंगाल के अंदर कंट्री साइड में काफ़ी सारे लैंड जो रेवेन्यू पॉलिसीज होती हैं वो लागू करी। एंड व्हाट द पॉलिसी मीन टू डिफरेंट द सेक्शन ऑफ द पीपल, व्हाट दीज पॉलिसी मीन्स टू डिफरेंट सेक्शन ऑफ द पीपल एंड हाउ दे चेंज एवरीडे लाइफ। किस तरह से उनकी की पूरी लाइफ को उन्होंने स्पॉइल कर दिया, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो टैक्सेशन था बहुत ज़्यादा इम्पोज कर दिया था, जिसकी वजह से वो लोग इसको पे भी नहीं कर पा रहे थे। तो इनकी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिजरेबल बना दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऑन द बिहाफ ऑफ हाई रेवेन्यू टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट जमींदार इन बंगाल में, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी? कॉलोनियल रूल वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन बंगाल। इन बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी ट्राई टू रिकॉर्ड द रूलर सोसाइटी एंड एस्टैब्लिश द न्यू लैंड राइट एंड द न्यू रेवेन्यू सिस्टम। अब वहां पर आएंगे तो वो अपनी तरीके से रूल करेंगे। ठीक है, जो पहले का रूल था वो खत्म कर देंगे, अब अपने तरीके से बंगाल में वो अपने रूल्स रेगुलेशन चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है कि देयर वाज एक ऑक्शन, तो एक बहुत बड़ी ऑक्शन लगाई जाती है। ऑक्शन का मतलब होता है नीलामी। ठीक है, एक बहुत बड़ी नीलामी लगाई जाती है, कहाँ पर? बुर्दवान में। ठीक है, प्रेजेंट डे द बर्दवान 1797 के अंदर, विच वाज पॉपुलरली, तो यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका 1 मार्कर का कि किसको जो है ग्रैंड पब्लिक इवेंट कहा जाता है, तो आपको बताना है बुर्दवान में एक ऑक्शन लगा था। कब? 1797 के अंदर, इसी को ही ग्रैंड पब्लिक इवेंट कहा जाता है। सो दे फिक्स द रेवेन्यू। इसमें क्या किया गया था, इसमें ये जो इस तरह का पैलेस देख रहे हो ना, इसकी नीलामी हो रही थी, जो कि बंगाल के नवाब की थी, बंगाल के राजा की थी। क्यों इसको नीलाम किया गया था तो वो आगे मैं बताऊंगी। ठीक है, ये थोड़ा सा सस्पेंस रहेगा। ठीक है, सो यहाँ पर कंपनी फिक्स द रेवेन्यू ईच जमींदार वाज सपोज टू पे। अब यहाँ पर कंपनी ने क्या किया था, कंपनी जो थी नई नई आई थी, तो उसको जो है वो बहुत ही लॉस कभी प्रॉफिट इस तरीके से हो रहा था। तो जो वहां से जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही थी, तो कभी ज़्यादा रेवेन्यू आता था, कभी कम आता था, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशंस हो रहे थे। तो इन्होंने सोचा कि यार हम क्यों ना, बंगाल में इतना हमें नुकसान हुआ है, तो बंगाल में जब हम आ ही गए हैं तो हम क्यों ना कोई ऐसा प्लान करें जिससे कि हमारे पास एक फिक्स अमाउंट में एक फिक्स टाइम पर एक फिक्स अमाउंट आता रहे, है ना। तो इनके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्लान बहुत सोच समझने के बाद ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इसको लागू करते हैं कि इससे क्या होगा, हमारे पास परमानेंट तरीके से और एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा, जिससे कि हम अपने एक्सपेंडिचर जितने भी हमारे खर्चे होते हैं उनको साइड निकाल के जितनी हमारी सेविंग होंगी उसको साइड कर देंगे। ठीक है, सो ये तो तभी पॉसिबल हो पाएगा जब हमारे पास एक फिक्स अमाउंट आता रहेगा। जैसे पापा की सैलरी होती है ना, तो पर मंथ आती है, तो मम्मी क्या करती है, इतना राशन के लिए, इतना दवाइयों के लिए, इतना बच्चों की फीस के लिए, इतना कपड़ों के लिए, शॉपिंग वॉपिंग के लिए, इतना इसके लिए, तो वो खर्चे निकाल देती है। देन उसके बाद थोड़ी बहुत सेविंग भी करनी है, तो फिक्स अमाउंट का ये फायदा होता है। तो इन्होंने भी क्या किया, फिक्स अमाउंट कर दिया, मतलब कि परमानेंट सेटलमेंट लागू कर दिया। कब किया था? 1793 के अंदर। और किसने किया था बच्चे, किसने किया था? ये किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। तो ये कौन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया था। प्रॉब्लम ऑफ द अनपेड रेवेन्यू। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि जो ये बुर्दवान में जो ऑक्शन लगी थी इस तरीके की, है ना, तो अब इसको रिलेट करते हैं। तो ये ऑक्शन क्यों लगाई गई थी कि एक तरीके से जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया था, जमींदार को मीडिएटर बनाया था। ये जो आप बंगला देख रहे हो ना, किसका है ये? राजा का है, मतलब पैलेस है, आप कह सकते हो कि बहुत बड़ी एक हवेली टाइप में थी, है ना। तो इसको जो है वो नीलाम कर दिया गया। क्यों नीलाम किया गया था? क्योंकि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिन्होंने रेवेन्यू फिक्स किया हुआ था, जिसकी जिम्मेदारी दी हुई वहाँ के राजा को, तो राजा अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, तो उसकी भरपाई के लिए उन्होंने इसको ऑक्शन में डाल दिया। ठीक है, अब इनसे जितना पैसा आएगा वो अपने नुकसान की भरपाई करेंगे, बाकी का सारा उनको दे देंगे। तो इस तरीके से उस पर एक पेनल्टी के तौर पर, एक जुर्माने के तौर पर उसको ये काम सौंपा गया था कि देखो, अगर तुम नहीं कर पाए तो तुम्हारे साथ ये हो सकता है। ठीक है, अब नहीं हो पाया तो उन्होंने इस तरह का स्टेप आउट किया। ठीक है,
तो अब परमानेंट सेटलमेंट जो है वो लागू कर दिया गया, किसके द्वारा? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। द ब्रिटिश ऑफिसर फेल्ट द एग्रीकल्चर ट्रेड एंड द रेवेन्यू रिसोर्सेज द स्टेट कुड बी डेवलप्ड बाय द एनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट इन द एग्रीकल्चर। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को लग रहा था कि इंडिया में ज्यादातर लोग जो है वो गांव के अंदर रहते हैं, तो गांव में ऐसा क्या काम दिया जाए लोगों को जिससे कि हमारा भी प्रॉफिट हो और गांव वालों का भी प्रॉफिट हो। तो उन्होंने देखा कि एग्रीकल्चर में लोग ज़्यादा बिजी रहते हैं, तो उन्होंने एग्रीकल्चर पर ध्यान देना स्टार्ट किया। अब जैसे जैसे लोगों को एनकरेज करते रहे कि तुम्हें खेती वेती करनी चाहिए, इससे तुम्हारा भी जो है बहुत फ़ायदा होगा, बहुत सारा अनाज ग्रो करोगे, प्रोडक्शन ज़्यादा आएगी, तो तुम इसको सेल करोगे और हम जो है वो बहुत अच्छे रेट पर इसको जो है वो खरीद लेंगे। तो इस तरीके से उनको लालच देकर एनकरेज करके उनको कल्टीवेशन के लिए इंस्पायर किया गया। ठीक है, so they could done by the securing right the property to the permanent fixing the rate of the land revenue demand. कंपनी फेल्ट दैट व्हेन द रेवेन्यू विल बी फिक्स। अब ये कंपनी को फील हुआ कि ये जो फ्लक्चुएशंस पहले जो हो रहे थे, मतलब रेवेन्यू जो है कभी कम आ रहा था कभी ज़्यादा आ रहा था, फसल अच्छी होगी ज़्यादा आ गया, फसल अच्छी नहीं हुई, किसी दिन किसी साल जो है सूखा पड़ जाता है, ड्राई हो जाती है, ओले पड़ जाते हैं, हिलस्टोम वगैरह आ जाती है, तो वो फसल ख़राब हो जाती है, या जो दीमक वगैरह होती है तो उससे भी फसल ख़राब हो जाती है। तो उनके पास कभी कम कभी ज़्यादा आता था, तो इसके लिए मतलब उनको बहुत ज़्यादा लॉस भी होता था, तो उन्होंने फिक्स कर दिया इसको, है ना। तो ये परमानेंट सेटलमेंट होता है। अब यहाँ पर फिक्स अमाउंट तो उन्होंने कर दिया कि जो है उनके पास एक रेगुलर फ्लो में अमाउंट आता रहेगा। अब फिक्स करने का डिसीजन जो है उन्होंने किस बिहाफ पर लिया, क्योंकि वो इंडिया में नए आए थे, जानते तो थे नहीं किसके साथ में क्या मतलब कहाँ से हम रेवेन्यू ज़्यादा कलेक्ट कर सकते हैं, कहाँ पर क्या चीज़ें, तो वो नहीं जानते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बंगाल के ज़मींदार को, जिसको राजा भी कहा जाता है ना, तो उसको मीडिएटर बनाया। तो एक तरफ क्या होती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी होती थी, दूसरी तरफ क्या होते थे, पीजेंट होते थे। अब ईस्ट इंडिया कंपनी को पीजेंट से रेवेन्यू लेना था, लेकिन मीडिएटर चाहिए इनको, तो मीडिएटर किसको बनाया, ये मीडिएटर बनाया जमींदार को। किसको बनाया, जमींदार को। तो जमींदार इनसे रेवेन्यू लेता था और रेवेन्यू कलेक्ट करके इनको देता था। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको जो है अपना मोहरा बनाया, मीडिएटर बनाया। हम तुम्हें कमीशन देंगे ना, ठीक है, हम तुम्हें कमीशन देंगे और तुम चाहे मतलब हमें जो है वो फिक्स अमाउंट चाहिए, इतना हमें, मान लीजिए हमें 50% 60% इतना चाहिए, तुम चाहो तो उससे 5-10% ज़्यादा भी ले सकते हो, तो वो तुम्हारी पॉकेट में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम भी तुम्हें सैलरी देंगे, आप प्रॉफिट देंगे, तुम्हारा जो भी परसेंटेज बनता है वो देंगे, साथ में तुम वहाँ से भी ले सकते हो, तो तुम्हारे लिए तो डबल फ़ायदा है। अब वो लालच में आ गया, तो उसने ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम बाद जो है ये जो ज़मींदार वगैरह थे ये लॉस में आने लगते हैं। क्यों लॉस में आने लगते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता था कि फसल ख़राब हो जाती थी, रेवेन्यू फार्मर जो नहीं दे पाते थे, है ना, तो जिसकी वजह से अब ज़मींदार कहाँ से रेवेन्यू पे करेगा, कहाँ रेवेन्यू कलेक्ट करके उनको देगा, जब किसानों ने ही उसको नहीं दिया। तो इसलिए वो धीरे धीरे जो है वो अपने काम में जो उसको चाहिए था कि इस तरह से मुझे पूरी डेडिकेशन के साथ में और हर हाल में मुझे रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है, तो इसमें वो फेल हो जाता है। अब उस फेल होने का क्या उसका रिजल्ट निकला कि उन्होंने उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम करना स्टार्ट कर दिया। यही कनेक्टिविटी थी किसकी, जो बुर्दवान के वहाँ पर जो ऑक्शन लगी थी। ठीक है, सो रिस्पॉन्स फॉर द अनपेड बाय द जमींदार। क्यों जमींदार उसको पे नहीं कर पाते थे, इसके काफ़ी सारे रीज़न बताए गए हैं। सो फर्स्ट इसमें बताया गया है कि जो रेवेन्यू होता था वो बहुत ज़्यादा हाई था, जिसकी वजह से वो पे नहीं कर पा रहे थे किसान। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ये रेवेन्यू फिक्स अमाउंट जो है, फिक्स रेवेन्यू तब लगाया गया जब एग्रीकल्चर के प्राइस बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि अनाज बहुत अच्छा होता था। तो अब जो चीज़ बल्क में होगी, जो चीज़ ज़्यादा होगी, तो उसमें क्या होगा, वो चीज़ जो है वो उसके प्राइस कम हो जाएंगे। देन उसमें तभी किया गया ना कि व्हेन द प्राइस ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस वाज वेरी लो। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें ज़्यादा होगी उसके प्राइस बच्चे कम होते। फॉर एग्जाम्पल ये पेन है, ठीक है, अब किसी कंपनी ने ये पेन जब बनाया होगा, ठीक है, स्टार्टिंग में बनाया होगा, तो इसकी बहुत ज़्यादा प्राइस होंगे, है ना। फिर धीरे धीरे 2-3 कंपनियों ने बनाना स्टार्ट कर दिया, 10 कंपनियों ने बनाना कर दिया, फिर 100 कंपनियों ने बनाना स्टार्ट कर दिया, मार्केट में ये पेन्स ज़्यादा आ गए, है ना, अब इसके प्राइस कम हो गए। ठीक है, सो ये जो फिक्स अमाउंट है ये तभी किया गया जब एग्रीकल्चर के प्राइस जो थे वो लो थे, मतलब किसानों को इतना अच्छा पैसा नहीं मिल रहा था, तो वो पे कहाँ से करेंगे। ठीक है, सो पीजेंट टू डिफिकल्टी पे। अब जमींदार वॉज ऑल्सो ट्रीटेड बाय द स्ट्रिक्ट लॉ। अब जमींदार क्योंकि पे नहीं कर पा रहा था, तो जमींदार के ऊपर भी इन्होंने स्ट्रिक्ट लॉ जो है इम्पोज कर दिया, जिसको कहा जाता है सनसेट लॉ। मतलब ये कहा गया कि यार ये तो जमींदार तो अपनी मनमानी कर रहा है, इसके ऊपर तो लगाम कसनी चाहिए, है ना। तो उन्होंने क्या किया, जमींदार को बोला कि देखो भाई,
हमें जो है हर महीने की, या मतलब जो भी उन्होंने ईयरली किया था या मंथली किया था, कि हमें इस डेट तक तुम्हारा रेवेन्यू जो है हर हाल में चाहिए चाहिए। तो आप पीजन से कलेक्ट करके हमें इस डेट तक, मान लीजिए अगर उन्होंने फिक्स किया कि हमें 5th को, ठीक है, हमें 5th को रेवेन्यू हर हाल में चाहिए, तो चाहे तुम इसके लिए कुछ भी करो, बट वी वांट रेवेन्यू। अब क्या होता था कि अगर तुम 5th डेट को, अगर तुमने सुबह से शाम तक, यानी कि सनसेट होने से पहले पहले अगर तुमने हमें रेवेन्यू दे दिया तो ओके है। अगर तुमने सनसेट होने के बाद, अगर तुमने रेवेन्यू दिया, ठीक है, तो वो वैलिड नहीं माना जाएगा, ठीक है, तो वो नहीं माना जाएगा, और तुम्हारी प्रॉपर्टी को नीलाम करके जितना भी हमारा नुकसान हुआ है, जितना रेवेन्यू आना था, तुम्हारी प्रॉपर्टी को हम सेल करके और उससे अपने नुकसान की भरपाई करेंगे। तो ये क्या था? ये था सनसेट लॉ, ठीक है। नेक्स्ट आता है लिमिटेशन इम्पोज ऑन द जमींदार बाय द कंपनी। अब चलो ये स्ट्रिक्ट लॉ भी इम्पोज कर दिया गया, इससे भी उनका मन नहीं भरा, पेट नहीं भरा। तब उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये जो जमींदार के पास पावर होती थी ना बच्चे, राजा होता था, राजा के पास तो वैसे ही, मतलब जमींदार जो होता था वो गांव का मुखिया होता था, तो उसकी जो एक जो रेपुटेशन होती थी, तो वो गांव में बहुत ही अच्छा माना जाता था, है ना। तो उसके पास थोड़ी बहुत आर्मी भी होती थी, कोर्ट कचहरी का काम भी कर लेते थे, पुलिस वगैरह का काम भी कर लेते थे, है ना। और ये जो टोल टैक्स वगैरह पर जो पैसा आता है, एक गांव से दूसरे गांव में जाना है, तो उसके लिए बीच में उसको पैसे, टैक्स वगैरह देना पड़ता था, टोल टैक्स वगैरह जिसको बोलते हैं ना, तो ये पैसा भी उसके पास आता था। तो ये बात अंग्रेज़ों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को थोड़ी सी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी, तो ये सारी की सारी पावर जो है वो उससे छीन ली गई, ज़मींदार से छीन ली गई। तो उसकी आर्मी को डिसबैंड कर दिया, कोर्ट कचहरी वाला काम भी खुद ही ले लिया कि उसकी जगह उनके ही लोग काम करेंगे, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने अपना कलेक्टर वहाँ पर अपॉइंट कर दिया, ठीक है। जमींदार लॉस्ट देयर पावर टू ऑर्गेनाइज द लोकल जस्टिस एंड द लोकल पुलिस, और इस तरीके से जमींदार ने जो है वो अपनी पावर धीरे 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 करते हुए खोते चले गए। क्लियर? नाउ राइज ऑफ द जोतेदार। अब जमींदार गांव से निकल गए, तो जो उस गांव में जिनके पास लैंड बहुत ज़्यादा थी, जो रिच पीजेंट्स होते थे, जो धनी किसान होते थे, उनके ग्रुप को क्या बोला गया? उनके ग्रुप को बोला गया जोतेदास, ठीक है। उनके ग्रुप को क्या बोला गया? जोतेदास बोला गया। तो गांव में एक तो होता था जमींदार जिसके पास बहुत सारी लैंड होती थी, तो उससे नीचे भी तो होगा ना जिसके पास थोड़ी सी, उनसे तो कम होती थी, इनको कहा जाता था जोतेदास, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी आपको हायरार्की बताती हूँ, ठीक है। तो सबसे ऊपर होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी, सबसे ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी, उससे नीचे जमींदार, उससे नीचे जोतेदार, और उससे नीचे जो है वो कौन होते थे? एवरेज पीजेंट्स होते थे, और फिर उससे नीचे कौन होते थे? लैंडलेस पीपल होते थे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका लैंडलेस लेबर, ठीक है, या पीजेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो ये हायरार्की होती थी, ये उसके लिए काम करते थे। लैंडलेस पीपल जो है वो एवरेज पीजेंट के लिए काम करते थे, ये इसके लिए काम करते थे, ये इसके लिए काम करते थे, और ये मतलब ये जो है इसके लिए काम नहीं करते थे जोतेदार, ये जो है वो अपने मालिक खुद थे, मतलब कि अपने खेतों में खुद ही, मतलब अपने मालिक खुद ही, अपने रूल रेगुलेशंस इनके खुद ही चलते थे, ठीक है। तो ये क्या होते थे? ये जमींदार के अंडर में काम नहीं करते थे, ठीक है। और ईस्ट जमींदार जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में काम करता था। तो कहने का मतलब अभी मैंने ये बताया कि जमींदार पीजन से क्या करता था? पीजन से रेवेन्यू कलेक्ट करके और ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। अब लैंडलेस पीपल तो कहाँ से देंगे, क्योंकि उनके पास खुद की तो लैंड होती नहीं थी। तो ये जो एवरेज पीजेंट्स होते थे ना, जिनके पास लैंड होती थी, तो इनसे कलेक्ट करके और इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी को ये दिया करते थे। तो ये हायरार्की थी, कौन किसके अंडर में काम करता था, ठीक है। सो राइज ऑफ द जोतेदार। अब वहां जमींदार निकल गए तो उसकी जगह पर कौन आ गए? ये जोतेदास आ गए। इन्होंने सोचा भाई जमींदार तो निकल गए हैं, चलो अब हम यहाँ के मुखिया बन जाते हैं, तो ये उसको रिप्लेस करते हैं जमींदार को। राइट, चलिए। दे एक्वायर्ड द वास्ट लैंड, उनके पास बहुत सारी लैंड थी और कुछ लैंड को एक्वायर भी कर लिया, ठीक है। कंट्रोल द ट्रेड, ट्रेड पर भी उनकी मोनोपोली थी, मनी लैंडिंग भी किया करते थे। एक्सरसाइज इमेंस पावर ओवर द पुअर कल्टिवेटर्स, और पुअर कल्टिवेटर्स को, यानी कि जो छोटे किसान होते थे, उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। मतलब कुछ भी हो तुम्हें काम करना ही करना है, मारते थे, पीटते थे, मतलब उनको काम चाहिए था। तो इस तरीके से गांव के अंदर ना ये लोग जो है वो कहते हैं ना कि वहाँ के मुखिया बन बैठे, है ना, क्योंकि ज़मींदार तो रहा नहीं था, ठीक है। ज़मींदार तो निकल कर सिटी और टाउन की तरफ रहने लग गया, क्योंकि वो तो लॉस में आ रहा था। तो उसके जगह पर ये आकर गांव में रहने लगे। कहीं कहीं पर जो है
ये ऐसा होता था कि इनके पास बहुत सारी लैंड होती थी और ये अपनी लैंड को किसी को लीज पर दे दिया करते थे कि लैंड उसकी होती है और उस पर खेती वेती कोई और करते हैं, तो जो भी प्रोडक्शन निकलता था उन दोनों के बीच में शेयर हो जाता था। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता था, शेयर क्रॉपर्स कहा जाता था। ठीक है, जो जिनके बीच में डील साइन होती थी, नोन एज अधियार। तो इनको कहीं कहीं पर अधियार और बारग्रेडर्स भी कहा जाता था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब आता है the rise of the jotedar in village. Within the village, power of the jotedar was gone effective that of the zamindar. They fiercely resisted the after of the jama increases the jama of the village and prevented the zamindar. jama क्या होता है बच्चे? jama टैक्स को कहा जाता है। ठीक है, जामा क्या कहा जाता है? टैक्स को कहा जाता है। अब जमींदार निकल गए तो ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कौन करेगा? यही लोग करेंगे, जोतेदार ही करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो टैक्स होगा, ये जो रेवेन्यू टैक्स होगा, इसको इंक्रीज कर दिया जाएगा। तो जामा ऑफ द विलेज एंड प्रिवेंटेड द जमींदार ऑफिशियल फॉर्म ऑफ द एग्जीक्यूटिंग देयर ड्यूटीज। अब जो ड्यूटी जमींदार की थी, अब ये इनको दे दी कि तुम ये काम करोगे। ठीक है, सम प्लेसेस दे वर कॉल्ड द होलदास। तो इनको जोतेदास को कहीं कहीं पर होलदास भी कहा जाता था। ठीक है, एज वेयर दे वर नोन एज द गंतीदार्स और द मंडल्स इन देयर। और कहीं कहीं पर इनको गंतीदार और मंडल भी कहा जाता था, अलग अलग एरियाज के अंदर, है ना। देयर राइज द इनवेटिबली वीकेंड जमींदारी अथॉरिटी। तो इनका धीरे धीरे से इनका पीक लेवल तक पहुंचा, इनकी डेवलपमेंट जो थी या इनका राइज होना जमींदार के लिए नुकसान वाला काम होने लगा, क्योंकि ये लोग बहुत ही लॉयल तरीके से, बहुत ही लॉयल्टी से ये अंग्रेजों के लिए काम करते थे। तो इनको प्रॉफिट यहाँ से भी होता था, यहाँ से भी होता था। ठीक है, सो जमींदार फिर भी थोड़ा बहुत अपने गाँव वालों के लिए थोड़ा सा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर था, लेकिन इनके लिए नहीं था। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पूरी डेडिकेशन के साथ इन्होंने काम किया और धीरे धीरे दोनों तरफ से ये जो है वो कमीशन लेने लगे और इस तरीके से धीरे धीरे जमींदार से भी ये ऊपर चढ़ने लगे। और इनको बहुत मजा आता था कि जमींदार को जो है वो गांव से निकाला जा रहा है या उनकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि जमींदार ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी। जमींदार अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए बहुत तरीके हथकंडे अपनाता है, बहुत तरीके के आइडियाज जो है वो अप्लाई करता है और ये आइडियाज सक्सेस भी हुए। जैसे देखिए क्या बताया कि जमींदार प्रिवेंट टू वीकन देयर। तो जमींदार की जब देखा कि धीरे धीरे उसकी अथॉरिटी, उसकी पावर जो है वो गांव के अंदर थोड़ी सी वीक पड़ने लगी, तो जमींदार के जो प्रॉपर्टी को जो सेल किया जाता था उसको बचाने के लिए, है ना, उसको बचाने के लिए जमींदार ने क्या क्या आइडियाज फॉलो किए। तो सबसे पहले जो होते थे, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को फीमेल के नाम कर दिया। अपने घर की जो फीमेल होती थी, ठीक है, जो भी औरतें वगैरह होती थी, उनकी बहन होती थी, मम्मी होती थी, वाइफ होती थी, तो अपनी प्रॉपर्टी को उनके नाम करते थे। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक रूल बनाया हुआ था कि जो प्रॉपर्टी फीमेल के नाम होगी उसको ऑक्शन में नहीं डाला जाएगा। तो इसको पता लग गया, तो उसने अपनी ज़्यादातर प्रॉपर्टी फीमेल के नाम कर दी। एक तो ये आइडिया हो गया। दूसरा ये कि जो भी जब ऑक्शन होती थी, उसकी प्रॉपर्टी को नीलाम किया जाता था, तो बाहर से कुछ आउटसाइडर आते थे उसकी प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। तो ये क्या करता था, जमींदार लाठियाल्स खड़े कर देता था। लाठियाल्स कौन होते हैं? बड़े बड़े लाठी डंडे वाले ना, जो उनके साथ जो बॉडीगार्ड होते थे, ठीक है, सिक्योरिटी गार्ड टाइप में होते थे। तो उनको गांव के एंट्रेंस गेट पर ही खड़ा कर दिया करता था कि जो भी आउटसाइडर है उनको मार मार के, डंडे मार मार के उनको यहाँ से निकाल देना, हाथ पर तोड़ देना। उन्होंने ऐसे ही किया, तो बेचारे फिर दोबारा नहीं आए इनके प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए। दो बात हो गई। तीसरी बात, ठीक है, तीसरी बात क्या करेंगे, ये जब नीलामी होती थी, ऑक्शन होती थी, तब वो अपने ही रिलेटिव्स को, अपने ही फ्रेंड्स को या अपने ही भाड़े के लोगों को उस ऑक्शन में बिठा देता था कि तुम्हें ऊंची से ऊंची बोली लगानी है ताकि ये प्रॉपर्टी मेरे पास रह जाए, क्योंकि अल्टीमेटली तो उसी के आदमी थे ना वो। तो क्या करते थे, इस तरीके से उन्होंने इस तरीके से आइडियाज़ को फॉलो करते अपनी प्रॉपर्टी को बचा लिया। ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी भी बच गई, उनकी प्रॉपर्टी भी जमींदार के पास रह गई और इस तरीके से जो लॉस कंपनी को होना था, ठीक है, तो वो भी होता रहा। अब यहाँ पर जब पूरा कैलकुलेशन किया जाता है, ठीक है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आने से पहले ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक प्रॉमिस करके आई थी कि हम आपको जो है वो ईयरली रिपोर्ट बना करके देंगे, है ना।
कितना हमारा खर्च हुआ, कहाँ कहाँ पर हमने खर्च किया, कितना सेव किया, कितना आपको दिया, कहाँ पर क्या डेवलपमेंट की, वो सारी की सारी रिपोर्ट बनाकर आपको देंगे। ठीक है। सो अब ये जब रिपोर्ट बनाई गई इस बार, उसमें बहुत ज़्यादा लॉस हो गया। ठीक है। अब लॉस हो गया तो जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब इसको देखा गया, इसके बारे में चर्चा हुई कि ये लॉस क्यों हुआ, ऐसे हुआ। ठीक है। अब उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये रिपोर्ट का नाम क्या था? इस रिपोर्ट का नाम था 5th रिपोर्ट। इससे पहले 4 रिपोर्ट आ चुकी थी। ठीक है। सो इट वॉज द 5th रिपोर्ट सीरीज ऑफ द इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्टिविटीज द ईस्ट इंडिया कंपनी। इट वॉज सबमिटेड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813। यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। ठीक है। सो यहाँ पर ये आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आएगा, तो इसके लिए आप इसको पूरी तरीके से देख लीजिएगा। 5th रिपोर्ट पर एक शॉर्ट नोट पूछा जाता है, तो देख लीजिएगा। और इसके पीछे जो हमने ये किया था ना कि इसने किस तरीके से जमींदार ने रेसिस्ट किया अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, क्या क्या जो है आइडियाज़ फॉलो किए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। ठीक है। सो ये जो 5th रिपोर्ट सौंपी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ये 800 पेजेस की थी। ठीक है। सॉरी 1002 पेजेस की थी, जिसमें से 800 पेजेस जो थे वो जमींदार के पिटिशन पर लगाए हुए थे। यानी कि जमींदार की तरफ से बोला गया था कि हमारे मतलब हमारे लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब लॉस वाला पार्ट होगा हमारी लाइफ में। ऐसा पार्ट हमने कभी नहीं देखा, क्योंकि हम इससे बहुत ज़्यादा लॉस में आ गए थे। इन्होंने हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया, ये किया, वो किया। तो ज़मींदार की बात जो थी वो 800 पेजेस में लिखी गई थी। ठीक है। और बाकी रही किसकी बात? बाकी जो जितने पेजेस थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी के थे। ठीक है। सो 1002 पेजेस में से 800 पेजेस जो थे वो जमींदार के अपेंडिसेस पे थे। ठीक है। और जमींदार एंड द रियॉट्स रिपोर्ट था। तो जैसे जगह जगह से पूछताछ की जाती है ना, तो जमींदार से पूछा गया, रियॉट से पूछा गया, तो जो जो बातें उन्होंने बोली, तो उन सभी बातों को मिलाकर के 800 पेजेस में उन बातों को लिखा गया था। ठीक है। तो डिफरेंट द डिस्ट्रिक्ट द स्टैटिकल टेबल ऑफ द रेवेन्यू table on revenue returns and the notes of the revenue and judicial administration of the Bengal and the Madras present day the Tamil Nadu written by the officer। अब ये रिपोर्ट किसने बनाई थी? जो जगह जगह पर अपने कलेक्टर्स उन्होंने अपॉइंट कर दिए थे ना, तो वो कलेक्टर्स ही वो रिपोर्ट बनाते थे, क्योंकि कलेक्टर्स का काम होता है सर्वे करना, चीज़ों का पता लगाना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, फिर गवर्नमेंट को उनकी इन्फॉर्मेशन देना, रिपोर्ट देना। यही काम वो पहले भी करते थे। इस तरीके से ये रिपोर्ट बनाई गई थी। ठीक है। अब यहाँ पर जब ये रिपोर्ट पेश की गई तो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा गया कि बताओ ये लॉस कहाँ से हुआ, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे हुआ था और इस तरीके से ज़मींदार ने हमें चीट किया और ये तभी यह लॉस हुआ है। ठीक है। तो बहुत सारे जो अदर कंपनीज़ के लोग भी वहाँ पर बैठे हुए थे ब्रिटिश पार्लियामेंट में, जो ये कह रहे थे कि हमने पहले कहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को वहाँ मत भेजिए, ये आपको हमेशा लॉस दिलाएगी, है ना। आप इसकी जगह हमें भेजिए वहाँ पर, अभी भी टाइम है, इसको वापस बुला लीजिए और हमें भेजिए, है ना। तो इस तरीके से, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो इंडिया में आने से पहले प्रॉमिस करके आई थी कि आप हमें वहाँ भेजो, हम आपको प्रॉफिट देंगे, लेकिन हमारी एक कंडीशन है कि हमारे अलावा कोई और ट्रेडिंग कंपनी इंडिया नहीं जाएगी, है ना। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इनकी बात मान ली थी और तभी से मानते 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 किसी और कंपनी को भेजा नहीं। अब वो कंपनी वाले ही ब्रिटिश पार्लियामेंट में जब ये डिबेट चल रही थी कि जो है इनके पास आय से अधिक संपत्ति कहाँ से आई, जो इन्होंने गाड़ी बंगले कोठी वगैरह खरीद रखे हैं, ये कहाँ से आए, ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो घपला कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ तो स्कैंडल कर रहे होंगे। तो ये बहुत डिबेट चलती है। कुछ मतलब दो तीन ब्रिटिश जो ऑफिसर्स थे उन्होंने तो सुसाइड वगैरह भी कर लिया था, कुछ लोग भाग गए थे जिनके ऊपर ये पूरा का पूरा एलिगेंस लगाया गया था, है ना। तो काफ़ी रिपोर्ट इसमें बहस होती है। अब यहाँ पर ना क्या किया जाता है, यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी बात को सही साबित करने के लिए एक पर्सन को हायर करती है जिसका नाम था बुकानन। ठीक है। बुकानन को ये स्पॉन्सर करती है और बुकानन को जो है वो बोलती है कि तुम्हें इस तरीके से जो हम बताएंगे उस तरह की आपको रिपोर्ट बनानी है। ठीक है। सो बुकानन कौन था? फ्रैंकिस बुकानन अंडरटुक द डिटेल सर्वे ऑफ द detailed survey of areas under the jurisdiction of the East India Company in India। बुकानन जर्नी वॉज जो बुकानन की जर्नी थी, यात्रा जो थी, उसको स्पॉन्सर किया किसने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। वॉज प्लान्ड अकॉर्डिंग टू नीड। ठीक है। लेकिन उसने वही रिपोर्ट बनाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि तुम्हें यहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके रिपोर्ट बनानी, ताकि हम अपनी बात को सही साबित कर पाएँ। ठीक है। सो बुकानन ऑब्जर्व द स्टोन। तो बुकानन ने क्या किया? बुकानन जो है वो काफ़ी जगहों पर गया, उसने वहाँ पर ऑब्जर्व किया कि इंडिया के स्टोन, रॉक्स, डिफरेंट लेयर, सॉयल, मिनरल्स एंड द स्टोन दैट वर द वेरी कमर्शियल वैल्यूएबल। तो इंडिया के अंदर ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, अगर इनको सेल किया जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट जो है वो गेन कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने आप को रिटेन करना चाहती थी इंडिया के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी कि हम ये प्रॉफिट दिखाएंगे
पार्लियामेंट में, तो वो कहेगी कि हाँ भाई तुम वहाँ पर रह करके इस तरह की जो है वो डील कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, इस तरह से हमें प्रॉफिट करा सकते हो। लेकिन उसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में स्टे करना बहुत ज़रूरी था, और ये स्टे का बहुत ही पावरफुल कह सकते हो रिपोर्ट बनाई जाने वाली थी, जो कि उन्होंने बुकानन को स्पॉन्सर किया था। पेस्ट्रल एरिया ऑफ द बंगाल। अब ये पेस्ट्रल एरिया क्या होता है? पेस्ट्रल एरिया वो होता है जहाँ पर अपने जो एनिमल्स होते हैं, हर्डर्स होते हैं, उनको ग्रेजिंग वगैरह कराई जाती है, मतलब ग्रीन वाला एरिया, ठीक है, ग्रासी एरिया। With the gradual passage of the time, settled the cultivation expanded the reach the area, shifting cultivation swallowing up the pasture and the forest in the राजमहल हिल्स। ठीक है, अब बुकानन जो है वो सर्वे करते करते राजमहल हिल्स की तरफ भी जाता है। तो ये जो राजमहल हिल्स पर जो पहाड़िया लोग रहते थे, तो बुकानन को देखकर पहले तो डर गए, है ना, जैसे डर कर क्या करते थे, वो पीछे छुप जाते थे, है ना, पेड़ों के पीछे छुप जाते थे, उन पर जो स्ट्रेंजर होता था उन पर वार करते थे, इस तरीके से। तो बुकानन ने सोचा कि यार ये डर क्यों गए मेरे से, मैं भी तो इंसान ही हूँ ना, ऐसा भूत तो हूँ नहीं कि मुझे डर कर भाग गए हैं। तो फिर उनसे जब बातचीत की, उनसे थोड़ा सा फ्रेंडली हुए, तब पता चला कि बहुत टाइम पहले इनको जो है बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया गया था, मारा पीटा गया था। तो अब ये लोग वहाँ से निकल करके राजमहल हिल्स की तरफ आ गए थे, और ये अपना इंटरनल ही काम कर रहे थे, ठीक है। तो इस तरीके से बताया। और वहाँ के लोग जो थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे, राजमहल हिल्स पर जो सांथाल लोग रहते थे शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन वॉज डन विद द हेल्प ऑफ द hoe, ये जो कस्सी फावड़े होते हैं इनसे, ठीक है। वाइल सेटल्ड कल्टीवेशन वॉज डन बाय द प्लो, और जो सेटल्ड जो प्लेन एरियाज में रहते हैं तो वो प्लो से खेती वेती करते थे। तो फॉरेस्ट्री एरिया में वो लोग रहा करते थे, पहाड़ियाँ, ठीक है, क्योंकि हिली एरिया था, ठीक है। आप ये देखिए, ये पूरा पहाड़ी एरिया है, ठीक है। आप ये देखिए राजमहल हिस्सा है, राजमहल के इस वाले हिस्से में कौन रहते थे? पहाड़ियाँ, और जो प्लेन वाले हिस्से में कौन रहते थे? सांथाल, ठीक है। तो ये तो प्लो को यूज़ किया करते थे अपने खेतों में, मतलब उसकी जुताई के लिए, उसको प्लो करने के लिए, और ये लोग हो को यूज़ किया करते थे, मतलब जो कस्सी फावड़े होते हैं उसी से ही खुदाई किया करते थे। नेक्स्ट आता है इन द हिल्स ऑफ राजमहल। तो बुकानन कौन था बच्चे? बुकानन था एक फिजिशियन था, जो कि राजमहल हिल्स पर ट्रैवल करने के लिए आया था। ही गेव एन अकाउंट अबाउट इट, तो उसने राजमहल हिल्स के उसको सर्वे करके और उस पर एक रिपोर्ट बनाई। ओरिजिनली द राजमहल हिल्स पहाड़िया, तो ओरिजिनली इस पर कौन रहते थे? यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, इसमें पहाड़िया लोग रहा करते थे। सो दे लिव द, वो क्या काम करते थे? हंटिंग करते थे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया करते थे। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है पहाड़िया लोग पहले एक जगह पर रहते थे, फिर उसके बाद यहाँ की 3-4 साल रहकर यहाँ पर खेती वेती करके सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती थी, फिर ये दूसरी जगह मूव ऑन कर लेते। तो इस तरह से ये शिफ्ट करते रहते थे, कभी यहाँ खेती कर ली, कभी यहाँ खेती कर ली, तो इसको कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसी के साथ इसको स्प्लैश एंड बर्निंग वो कहा जाता है, कल्टीवेशन भी कहा जाता है, स्प्लैश एंड बर्न वाली। फूड गैदरिंग भी किया करते थे, तो ये इनका काम होता था। फिर ये क्या करते थे? लास्ट डिकेड ऑफ द 18th सेंचुरी ब्रिटिश एनकरेज द फॉरेस्ट क्लियरर। अब ब्रिटिशर्स को लास्ट 18th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में उनको लगा कि हम फॉरेस्ट से भी जो है वो प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लियरेंस एंड द जमींदार एंड द जोतेदार्स ऑल्सो स्टार्टेड टू टर्न कल्टिवेशन। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जोतेदार्स को, जमींदार को, कि तुम वहाँ के लोगों को ना एक तरीके से एनकरेज करो कि वो वहाँ पर कल्टीवेशन करें, क्योंकि वहाँ कल्टीवेशन करेंगे तो कहीं ना कहीं उसका प्रॉफिट जो है वो हमें भी मिलेगा, वहाँ पर भी हम रेवेन्यू लगाएंगे, है ना, रेवेन्यू इम्पोज करेंगे और वहाँ से भी हमें प्रॉफिट मिलेगा। तो एज सेटल द एग्रीकल्चर एक्सपेंडेड द एरिया अंडर द फॉरेस्ट पैचर। तो ये लोग क्या करते थे उसको कि उसको राइस कल्टीवेशन में फील्ड कराना चाहते हैं, मतलब उसको ट्रांसफ़र कराना चाहते थे कि जो फॉरेस्ट्री एरिया है उसको क्लियर करके आप वहाँ पर चावल की खेती करो, उसको राइस फील्ड में कन्वर्ट करना चाहते थे, ठीक है। सो ये बात जो है वो पहाड़ियों के सामने रखी गई, तो पहाड़ियों ने मना कर दिया। लेकिन इनसे जब सरदार से बात की गई, इनके हेड से बात की गई, तो वो फ़ौरन मान गया। क्यों? क्योंकि वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो उनको पैसे दे रही थी कि हम तुम्हें जो है सालाना इतना पैसा दिया करेंगे, लेकिन हमारे पैसेंजर्स को जो भी यहाँ से आते जाते हैं या जो भी हम जो काम कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई अबंडेंस नहीं होना चाहिए। क्योंकि पहाड़ी लोग क्या करते थे, किसी को भी अपने एरिया से, है ना, तो जैसे यहाँ पर ये लोग रहा करते थे, तो नीचे से जब ये ऊपर की तरफ जाना होता था, ऐसे पास ऑन होना होता था, दूसरी तरफ जाना होता था, तो ये लोग अपने से, अपने रास्ते से किसी को, अपने एरिया से किसी को गुजरने नहीं, पास ऑन नहीं होने देना चाहते थे, उनको बंदी बना लेते थे, है ना, उनको लूट लिया करते थे। तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा कि हम तुम्हें सालाना पैसे देंगे, लेकिन हमारे आदमियों को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। तो ये डील साइन हो जाती है। लेकिन जैसे ही सांथाल्स को उसको पता चला, पहाड़िया को, तो वो क्या करते हैं, अपने सरदार से अलग हो जाते हैं कि आपने हमसे बिना पूछे ये सारे काम कर लिए। सो
1780s की बात है कि सांथाल आते हैं उस एरियाज में, ठीक है। अब ये सांथाल कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अब ये प्रपोजल जो है, जो राइस फील्ड का प्रपोजल था, ठीक है, अब ये इनके सामने रखा जाएगा। तो इनको वहाँ पर आ गए, जमींदार, जोतेदार और ईस्ट इंडिया कंपनी इनको वहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए एनकरेज करेगी, ठीक है, कि तुम यहाँ पर राइस की कल्टीवेशन करो। ये बेचारे भोले भाले थे, उनकी चालाकियों को समझ नहीं पाए, तो आकर के ये कल्टीवेशन करने लग जाते हैं। धीरे 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 क्या होता है, ये थोड़े से एरियाज़ में कल्टीवेशन करते हैं, देन उसके बाद में फिर इनकी पॉपुलेशन बढ़ने लगती है। तो पहले थोड़ा सा ग्रुप था, फिर वो ग्रुप बड़ा होने लगा, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लगी। पॉपुलेशन की वजह से गांव जो थे वो पहले 13 या 20 गांव थे, फिर उसके विलेजेस थे, फिर उसके बाद ये 150 हो गए, 150 हो गए, 200 हो गए, 400 हो गए। इस तरीके से वो छोटे छोटे गाँव में तब्दील हो गया, है ना। लेकिन अब यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मन में भी लालच आने लगा कि ये इतनी अच्छी कल्टीवेशन करते हैं तो इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हम गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो जो रेवेन्यू टैक्स इन पर 20-30% लगाया गया था, 50% कर दिया, फिर उसके बाद 70%, उसके बाद एक टाइम आएगा जब 100% कर देंगे कि पूरा का पूरा अनाज जो है वो उनको देना। तो इस तरह की डे बाय डे इनकी हरकतों से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो ये लोग जो है वो क्या कर देते हैं, रिबेल करेंगे, ठीक है। सो द सांथाल बिकेम द सेटलर्स। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आफ्टर हैविंग द फेल टू सबड्यू द पहाड़िया, तो पहाड़ियों को कन्विंस करने में जब ये फेल हो गई तो सांथाल्स को अपना मोहरा बनाते हैं और वहाँ पर राइस की कल्टीवेशन कराते हैं, ठीक है। नाउ अब क्या करते हैं, अब न्यू रेवेन्यू सिस्टम स्टार्टेड। अब देखा कि इसके अंदर उनको काफ़ी लॉस हुआ है ना परमानेंट सेटलमेंट के अंदर। तो अब यहाँ पर जो इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था डेविड रिकार्डो, ठीक है, इनका नाम क्या था, डेविड रिकार्डो नाम था। तो इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को एक एडवाइस दी कि हमें एक अलग तरह की पॉलिसी जो है वो लगानी चाहिए। जो ज़मींदार वाला पार्ट था ना, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और जो ज़मींदार बीच में मीडिएटर था, पीजेंट्स से कलेक्शन किया करता था, इनको देता था, तो ज़मींदार वाला पार्ट हटा दो। तो ये पीजेंट्स का डायरेक्ट रिलेशन किससे हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो ये लोग डायरेक्ट है, इसको रेवेन्यू दिया करेंगे, तो बीच में मीडिएटर वाला काम खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहा जाता है, क्योंकि पीजेंट्स को रियॉट्स भी कहा जाता था, पीजेंट्स को क्या कहा जाता था, रियॉट्स भी कहा जाता था, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, रैयतवाड़ी सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। तो रैयतवाड़ी सिस्टम कहाँ पर, रैयतवाड़ी सिस्टम जो है वो लगाया जाता है डेविड रिकार्डो के द्वारा, ठीक है। तो ये एडवाइस किया जाता है, राइट। सो दिस वाज बिकम बिकॉज ऑफ द आफ्टर 1810 द एग्रीकल्चर प्राइस रोज एंड लार्ज द इनकम ऑफ द बंगाल जमींदार बट नॉट कंपनी, ठीक है। सो यहाँ पर जमींदार को जो है वो मीडिएटर नहीं बनाते, डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है रियॉट्स का ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में, राइट। So policies official were also shaped in economic theories. They are familiar with 1820s under the influence of the David Ricardo was celebrated the economics England, ठीक है। So ये सारा होता है। रेवेन्यू डिमांड एंड द पीजेंट डेप्ट। अब यहाँ पर रेवेन्यू की डिमांड देखिए, मैंने कहा था ना कि इनके मन में लालच आता चला जाएगा, तो रेवेन्यू की डिमांड को ये और ज़्यादा इंक्रीज़ कर देंगे। इंक्रीज़ करने का नतीजा ये होगा कि एक टाइम तक तो ठीक है, लिमिट होती है सहन करने की भी, अब वो लिमिट क्रॉस हो जाएगी। तो अब ये सांथाल लोग क्या करेंगे, सॉरी ये पहाड़िया लोग, सांथाल लोग क्या करेंगे, पहाड़िया का तो अभी हमने देखा कि उन्होंने तो मना कर दिया था, लेकिन अब ये सांथाल लोग क्या करेंगे, ये जो है वो रिबेल कर देंगे। तो रिबेल का भी एक कारण होता है, ठीक है, रिबेल का भी एक कारण था, क्योंकि ये जो कारण था वो क्या था कि उन्होंने रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इम्पोज किया हुआ था। तो मैंने कहा ना कि एक टाइम ऐसा आएगा जब 100% इस पर रेवेन्यू इम्पोज कर देंगे कि पूरी की पूरी फसल खेती करें वो, पूरी साल भर मेहनत करें वो, और उसका पूरा का पूरा जो है वो प्रॉफिट ले जाए ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार और जोतेदार, है ना। तो इनकी नाव में दम आ चुका था। अब ये लोग क्या करेंगे, वहाँ से निकल करके और जंगलों की तरफ जाने लगेंगे, है ना। तो इसमें आप ये देखिए कि एक बार क्या होता है कि वहाँ पर प्लेग आ जाता है। प्लेग एक ऐसी बीमारी होती है जो मतलब धीरे धीरे सब कुछ खत्म कर देती है, ठीक है। सो इसमें जो 1/3 कैटल थे वो मारे जाते हैं, मतलब 100 में से 75, है ना। आप ये देख लिए, अगर 100 एनिमल्स हैं तो उसमें 75 एनिमल्स जो हैं वो किल्ड हो जाते हैं, वो मारे जाते हैं। लगभग हाफ पॉपुलेशन भी जो है इस महामारी का शिकार बनती है, प्लेग का शिकार बनती है, और हाफ पॉपुलेशन भी खत्म हो जाती है। तो उन्होंने सोचा यार मरने से तो बेटर है कि हम जंगलों की तरफ निकल जाए, वैसे भी हमारे पास कुछ नहीं है, ठीक है, जंगलों की तरफ जाएंगे तो कम से कम इनके उनसे तो बचे रहेंगे ना, इनकी ये जो पॉलिसीज़ वगैरह इनसे तो बचे रहेंगे। तो वो लोग गाँव छोड़ करके और शहरों के उसके जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। अब द रिवोल्ट ऑफ द बॉम्बे डेक्कन।
तो वन ऑफ द वे टू एक्सप्लोर द, तो मैंने कहा ना कि लिमिट होती है, तो वो लिमिट क्रॉस हो गई थी, तो ये लोग क्या करते हैं वहां पर रिवोल्ट कर देते हैं, ठीक है। और रिवोल्ट के लीडर कौन थे, ये थे सिंधु मांझी। कौन थे, सिंधु मांझी, ठीक है। रिवोल्ट के लीडर कौन थे, सिंधु मांझी, राइट। तो ये अपने फॉरेस्ट पीपल को लेकर के, अपने ट्राइब कबीलों के लोगों को लेकर के, और इस तरीके से अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर बॉम्बे रिवोल्ट में क्या होता है, रिवोल्ट इन बॉम्बे डेक्कन थ्रू द 19th सेंचुरी, पीजेंट्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ द रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द मनी लैंडर। अब यहाँ पर ना सिर्फ एक छोटे से जो एरिया से स्टार्ट हुआ था, तो वो धीरे धीरे करके अलग अलग एरियाज में भी चला जाता है। तो उनको लगा कि ये जो रिवोल्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं सही भी है, क्योंकि इनकी डे बाय डे इनकी इम्पोजिशन बढ़ती जा रही थी, है ना। तो ये देखिए, थ्रू द 19th सेंचुरी पीजेंट्स इन द वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया, तो जो पीजेंट्स थे, जो फार्मर थे, तो वो क्या करते हैं, वेरियस पार्ट ऑफ इंडिया रोज इन द रिवोल्ट अगेंस्ट। तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो है वो जगह जगह पर छोटे छोटे रिबेल्स करने लग जाते हैं, मनी लेंडर के अगेंस्ट, ग्रेन डीलर्स के अगेंस्ट, है ना। तो मनी लेंडर और ग्रेन डीलर्स के अगेंस्ट क्यों किया उन्होंने, क्योंकि मनी लेंडर जो होते थे, जब उनको लोन दिया करते थे, तो लोन जितना करते थे, मान लीजिए उनको 2 या 3 साल के लिए उनको लोन देना होता था, ठीक है, तो ये मनमाना अपना इंटरेस्ट उस पर लगा देते थे, ठीक है। और बदले में अगर उन्होंने पे नहीं किया तो उनकी ज़मीनों को वो रख लिया करते थे। अगर किसी किसान ने अगर उनका लोन भी पे कर दिया रेगुलर टाइम पर, वो अपने इंस्टॉलमेंट्स वगैरह बनाता रहा, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ ऐसे चीट आइडियाज लगा करके ना वो क्या करता था, उनकी ज़मीनों को जब्त कर लेता था। अब किसानों के पास ना तो ज़मीन रही, ठीक है, और सोर्स ऑफ इनकम भी नहीं रहा, तो वो करे तो क्या करे। और जो ग्रेन डीलर्स होते थे वो उनके ग्रेन्स को, उनके अनाज को तो कम दामों पर खरीदते थे, और खुद जब सेल करते थे तो उसको डबल ट्रिपल रेट पर सेल कर दिया करते थे, ठीक है। अब इन्हीं दोनों पॉइंट्स को लेकर के वहाँ के लोगों ने रिबेल कर दिया, तो यही सब इसमें बताया गया है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पीजेंट्स ने इकट्ठे होकर के, और जैसे शॉपकीपर थे, शॉपकीपर के पास वो रिकॉर्ड बुक होती थी, उसको जो है वो लिया गया, है ना, उसकी बुक को जला दिया गया, शॉपकीपर की शॉप को जला दिया गया, और जो ज़मींदार वगैरह थे, इनके किसानों ने इनके घरों को जला दिया, है ना। तो इस तरीके से वो अपना रिवोल्ट जो है एग्जीक्यूट करने के लिए इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। लेकिन जल्द ही ईस्ट इंडिया कंपनी को पता चल जाता है, उस इन रिवोल्ट को सरप्रेस कर दिया जाता है, मारा पीटा जाता है, उनको अरेस्ट किया जाता है, ठीक है, कईयों को तो वहीं पर ही मार दिया जाता है। तो इस तरीके से उसको सरप्रेस भी बहुत ही जल्दी कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉटन एंड इट्स द ग्लोबल कंडीशन। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि 1861 के अंदर अमेरिका में सिविल वॉर छिड़ जाती है, ठीक है। अमेरिका में सिविल वॉर से ईस्ट इंडिया कंपनी पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ब्रिटेन जो है 1861 तक, ठीक है, जो है क्या करता था, यूएस से कॉटन सप्लाई करवाता था, है ना। और अब ये यूएस में जब 1861 के अंदर जब सिविल वॉर छिड़ गई, तो वहाँ की फैक्ट्रीज और जो भी कंपनीज वगैरह होंगी वो शट डाउन हो जाएंगी, वहाँ के वर्कर्स जो है वो काम करना बंद कर देंगे, क्योंकि कंपनी शट डाउन हो गई। अब वो कॉटन कहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को अब कोई दूसरा ऑल्टरनेट ढूंढना था अपना, कि अब हम कॉटन कहाँ से लेंगे। चलो यूएस में सिविल वॉर छिड़ रही है, लेकिन हमें तो कॉटन चाहिए ना, पता नहीं कब तक चलेगी। तो उन्होंने सेकेंड ऑल्टरनेट सोर्स ढूंढा, किसको, इंडिया को। अब वो इंडिया से क्या करने लगे, इंडिया से कॉटन जो है वो लेने लगे। अब इंडिया के तो अच्छे दिन आ गए, इंडिया के फार्मर्स ने सोचा, इंडिया के पीजेंट्स ने सोचा, या फिर इंडिया के मर्चेंट ने सोचा, यार अब तो हमारे पास काम आ गया, अब तो हमारे पास काम की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया के कल्टीवेटर्स को कॉटन की कल्टीवेशन करने के लिए उनको इंस्पायर किया गया, कि तुम ना ज़्यादा से ज़्यादा कल्टीवेशन करो कॉटन की, हम तुम्हारी कॉटन को खरीदेंगे, क्योंकि कॉटन की डिमांड बाकी की कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा थी। और अच्छी क्वालिटी की कॉटन जो थी ब्रिटेन के इसके बाद, यूएस के बाद, इंडिया की ही थी, है ना। तो एक टाइम आएगा जब ये यूएस की कॉटन को भी माफ कर देगा, है ना, उससे भी ऊपर चला जाएगा। तो अब 3-4 साल तक, यानी कि 1861 से लेकर के और 1865 तक इंडिया से ही सप्लाई होता था कॉटन। तो वहाँ के किसानों ने जो है वो बहुत बड़ा बड़ा लोन जो है मनी लेंडर से लेना स्टार्ट कर दिया, है ना। और मनी लेंडर भी बिना कुछ सोचे समझे, है ना, कि भाई ये देगा अब ये नहीं देगा, क्योंकि उनको भी पता था कि अब तो काम इनके पास अच्छा रहा है, तो लैंड मतलब लोन है वो जल्दी ही मेरा पे कर देगा, उन्होंने भी लोन दे दिया। लेकिन जैसे ही 1865 के अंदर ये सिविल वॉर एंड हो जाएगी, ठीक है, ये एंड हो जाएगी, देन उसके बाद फिर से ये ब्रिटेन क्या करेगा, ये फिर से अमेरिका से कॉटन सप्लाई करवाने लग जाएगा। अब यहाँ पर इंडिया के फिर से बुरे दिन आ जाएंगे। तो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो इंडिया ने सोचा, इंडिया के पीजेंट सोचा कि अब तो हमारी बल्ले बल्ले हो गई है, लेकिन ये नहीं पता था कि बहुत ही कम टाइम के लिए बल्ले बल्ले हुई है ना। तो
फिर क्या होता था कि अब वो जो मनी लैंडर्स थे वो अपने पैसे मांगने लगे, लाओ भाई हमारे पैसे दो, हमें नहीं पता कि तुम्हारा काम चल रहा है नहीं चला, हमें तो अपने पैसे से मतलब है, हमारे पैसे दीजिए। और अगर नहीं देते थे तो उनकी ज़मीनों को जब्त कर लिया जाता था, उनके जो भी खेत खलियान होते थे, ठीक है, जो भी अनाज होता था तो वो सारा का सारा लेते थे, ठीक है। अब फिर से उनकी लाइफ बहुत बहुत ज़्यादा जो है वो मिजरेबल हो गई, बहुत ज़्यादा दुख वाली हो गई। अब वो सर्वाइव करने के लिए फिर से वो लोन लेना शुरू कर दिया। जिसके पास खेत थे उनको, जो अपनी खेती करने के लिए उनको फर्टिलाइजर्स चाहिए, उनको सीड्स वगैरह चाहिए, बीज वगैरह चाहिए। अब ये सब काम करने के लिए तो उनको पैसे चाहिए। अब पैसे लेने के लिए फिर से वो मनी लेंडर के पास गए, लेकिन अब यहाँ पर मनी लेंडर एक नया तरीका अपनाएगा। और वो तरीका क्या होगा? वो तरीका होगा लिमिटेशन लॉ का, है ना। तो लिमिटेशन लॉ क्या होता है, जो कि 1859 के अंदर इसको पास किया गया था। इसमें 3 साल के लिए पीजेंट्स और मनी लेंडर के बीच में एक बॉन्ड साइन होता था कि 3 साल तक पीजेंट मनी लेंडर को इंटरेस्ट देता रहेगा। अगर 3 साल तक जो है वो उसने नहीं पे किया तो उसकी ज़मीन को जब्त कर लिया जाएगा, ठीक है। सो अगर कोई किसान ये कहे कि मेरा काम मान लो अच्छा चल गया और मैं तुम्हारा साल भर में या 2 साल में ही तुम्हारा पूरा हिसाब किताब चुकता कर दूं, तो कहता नहीं भाई, मेरे को, मैं तो 3 साल के लिए दूंगा और 3 साल तक तुम्हें मेरे को इंटरेस्ट देना ही देना है। और जो प्रिंसिपल है वो अलग है, इंटरेस्ट है वो तो तुम्हें देना ही है, प्रिंसिपल तो अलग की बात है। अब सोचो जरा, वो कितना 3 साल तक कितना इंटरेस्ट देता रहेगा। और जो मेन प्रिंसिपल जितना उसने लिया था वो तो है ही, तो टोटल मिलाकर उसके पास तो अच्छा खासा अमाउंट हो जाता था। अगर किसी फार्मर ने 3 साल तक पे भी कर दिया, फिर भी वो चीटिंग करके कि अभी 4 महीने बचे हैं, अभी 6 महीने बचे हैं, और फिर इस तरीके से उनकी ज़मीनों को ले लिया जाता था, ठीक है। नाउ डेक्कन रियोट कमीशन एंड इट्स रिवोल्ट। अब ये क्यों ये रिवोल्ट हुआ, जगह जगह पर ये जो रिवोल्ट हो रहा था वो क्यों हुआ? अब इसके लिए गवर्नमेंट भी तो देखेगी ना कुछ तो देखेगी कि भाई क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वो सारी इन्फॉर्मेशन निकालेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी। अब उसके लिए एक बॉम्बे डेक्कन रियोट कमीशन जो है वो लागू किया गया। ये अब पूरी इसकी केस की जांच पड़ताल करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, पता लगाया जाएगा कि ये क्यों हुआ था, जिसकी वजह से जो है ये इतना बड़ा रिवोल्ट जगह जगह पर हो रहा है। तो इसकी रिपोर्ट पेश की गई और इस तरीके से फिर जो है रिपोर्ट ऑफ द कमीशन वॉज टेबल इन ब्रिटिश पार्लियामेंट 1878। और फिर 1878 के अंदर ये ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट सौंपी गई, तब जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की असलियत सामने आई और किस तरीके से ये इंडियन पीपल को एक्सप्लॉइट करते हैं, किस तरह से अपना प्रॉफिट गेन करने के लिए, और एक के बाद एक जो है ये बिटर पॉलिसीज़ उन पर लागू करते हैं। और नतीजा ये निकला कि ये रिवोल्ट हुआ, ठीक है। सो ये था आज का हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर आप CUET प्लस अपने बोर्ड एग्जाम में दोनों की आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी असली फाइट जो है वो सिर्फ CUET के एग्जाम की है ना। बोर्ड में आपके 50% आ गए, दैट्स इनफ, है ना। लेकिन हमारी जो फाइट है वो CUET है, क्योंकि CUET के स्कोर के बिहाफ पर ही हमें कॉलेज में एडमिशन मिलने वाला है, ड्रीम कॉलेज के अंदर, है ना। प्राइवेट के अंदर नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कॉलेज, जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, उसके टॉप कॉलेज में एडमिशन लेना है तो उसके लिए CUET का स्कोर अच्छा करना पड़ेगा। और CUET का स्कोर अच्छा करने के लिए आपको उसी लेवल की प्रिपरेशन भी करनी होगी। तो वही प्रिपरेशन आपको करवाई जा रही है कहाँ पर? समर्थ 2.0 के अंदर। इसमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं Y489। इसके अलावा ये आपका क्या है, इसके अलावा ये महापैक है। महापैक में ऐसे समर 2.0 जैसे इंडिविजुअल काफ़ी सारे बैचेज आएंगे पूरे साल भर में, जो CUET के एग्जाम तक चलेंगे, है ना। तो CUET के एग्जाम तक आपकी रेगुलर क्लास चलेगी, तो 1 या 2 बार सिलेबस आपका कवर नहीं होगा, बल्कि बहुत बार, मतलब आप ये लगा लें कि 8 to 10 टाइम्स जो है आप अपने सिलेबस को कवर कर चुके होगे, रिवाइज कर चुके होगे। हर क्वेश्चन, हर कंसेप्ट को जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर करोगे। हर क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल आपके फिंगर टिप्स पे होगा। क्वेश्चन देखोगे, आंसर कर दोगे, क्वेश्चन देखोगे। तो इस तरह की प्रिपरेशन आपको महापैक में करवाई जा रही है। महापैक में भी 2 कैटेगरी हैं, एक आपका है विद बुक, एक आपका है विदाउट बुक, ठीक है। सो आपको क्या करना है, आपको अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को अभी के अभी मोबाइल के अंदर आपको डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड कर लोगे तो आपको इस तरह से एक स्क्रीन दिखाई देगी। देन उसके बाद क्या करना है, आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है। जैसे आप ऑल कोर्सेज पर जाओगे तो आपको यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम होगा, यहाँ पर UG का एग्जाम होगा। अगर हिंदी मीडियम में लेना चाहते हो तो हिंदी का भी है, और यहाँ पर आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, किसी भी स्ट्रीम के हो, सभी बच्चों को बताना है कि अगर आप एक अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप इस बैचेस में एनरोल करके एक अच्छी सी प्रिपरेशन ले जा सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका समर 2.0, जिसकी क्लासेस जो है अभी 1 या 2 स्टार्ट हुई हैं, ठीक है। सो बाद में जो बाकी की जो आपकी क्लास मिस हो गई है तो वो आपको वीडियो जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएगी, आप उसको वहाँ से देख सकते हो।
इसके अलावा अगर ये चाहते हो कि नहीं हमें तो जो है दोबारा से जो चीज़ें स्टार्ट करनी है, तो आप महापैक ले सकते हो, क्योंकि इसमें जो नए बच्चे आएंगे उनके साथ में तो ठीक है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया वहाँ से तो करोगे ही, जो बाकी का जो बैच आएगा जिसमें हम फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे फिर से आप वहाँ से स्टार्ट कर दोगे। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आपका जो रिवीजन है वो 8 to 10 टाइम्स आपका पूरा का पूरा सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा, और ये सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल है महापैक के अंदर। ठीक है, सो आप महापैक में भी 2 कैटेगरी है, विद बुक विदाउट बुक। तो ये विद बुक लेना चाहते हो घर बैठे आपको बुक मिल जाएगी, और ये आपका विदाउट बुक है, और ये आपका समर्थ बैच है ना। तो अगर आप ये लेना चाहते हो या फिर महापैक लेना चाहते हो, इट्स अप टू यू, राइट। तो बच्चे थोड़े से पैसों के लिए आप ना वो मत कीजिएगा कि जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर ज़्यादा की बात नहीं है, यहाँ पर ये देखा जाएगा कि इस इन्वेस्टमेंट से क्या किया जाएगा, इस इन्वेस्टमेंट से आपको कितना फ़ायदा हो रहा है। तो आपको 17% के डिस्काउंट पर ये 12 मंथ की वैलिडिटी पर आपको ये कोर्स पड़ रहा है 9959 का। ठीक है, सो इसमें आपको कहीं भी किसी भी तरह का बाहर से कोई स्टडी मटेरियल लेना है, कोई रेफरेंस बुक लेनी है, या फिर बाहर से मॉक टेस्ट लेने हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेने हैं, सब कुछ आपको इसके अंदर मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस भी आपके पास रहेंगी, सीयूटी के एग्जाम तक आपके पास रहेंगी। साथ साथ में आपको डेली हर टॉपिक के साथ में आपको डीपीपीज दी जाती हैं, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाते हैं, हर चैप्टर के बाद में आपका टेस्ट लिया जाता है, मतलब बहुत कुछ है। ठीक है, सो आप जाएंगे, इसमें एनरोल करेंगे और कूपन कोड लगाएंगे Y489। इसके अलावा फिर भी अगर आपको किसी तरह की जो है वो जानकारी लेनी है, किसके रिगार्डिंग, जो है आपके कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप क्या कर सकते हो, आप मुझे यहाँ पर जो है वो मेल कर सकते हैं। तो मैं अपनी मेल आईडी दे देती हूँ, सो दैट कि आप वहाँ पर सारी चीज़ों को क्या कर सकें, सारी चीज़ों को आप देख सकें, anita.sharma@247.com। ठीक है, सो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देखना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ अपनी ईमेल आईडी, सो दैट कि आप मुझे कभी भी यहाँ पर मेल करके और रिगार्डिंग टू दिस आप पूछ सकते हो। ठीक है, anita.sharma@247.com, राइट। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय टू ऑल एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।